Merciful. Dear student, friend, follower, today we are going to discuss classical philosophy, idealisms, and second assignment is over here. We'll discuss Plato's charges against poetry. प्लेटोस ने जो चार्जेस लगाए हैं पोइट्री के ऊपर वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उसने किस बेस पे इसको रिजेक्ट किया है। उसकी एक प्रॉपर असाइनमेंट है। पहले तो हमने कॉन्सेप्ट इसके लर्न किए थे, अब हम असाइनमेंट पढ़ेंगे। तो ओवरऑल क्योंकि हमने 2 लाइनें तो नहीं लिखनी, हमें तो एक डिटेल असाइनमेंट कोई 10 पेजेस की चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम इसकी असाइनमेंट भी डिस्कस करते हैं। प्लेटोस व्यू ऑफ पोइट्री इज फ्रैंकली यूटिलिटेरियन। उसने उसको यूटिलिटेरियन बेस के ऊपर रिजेक्ट किया था कि पोइट्री का फायदा नहीं है। पोइट्री क्या है? यूजफुलनेस नहीं है इसका कोई। So it is not giving any utility, it's not pragmatic, it's not empirical, it's not effective, it is not useful, it's not important। यानी ये important नहीं है, ये कोई यूजफुल नहीं है, तो हमें इसको पढ़ना नहीं चाहिए। जो उसको पढ़ता है, जैसे होमर को भी शामिल नहीं करना चाहिए सिलेबस में, वो लोगों को आइडियलिज्म की दुनिया में गॉड गॉड्स की वार और उसके बाद जो यूजलेस वारफेयर हैं उसके बारे में वो टीच करते हैं, उभारते हैं शिविलरी की तरफ, फाइटिंग की तरफ। और इस तरह की जब पोइट्रीज को पढ़ते हैं, ये पोइट्री जो है उनको रॉन्ग डायरेक्शन पे लेके जा रही है यंग माइंड्स को। वी शुड अवॉइड फ्रॉम पोइट्री, यानी उस बेस पे उसने एक रिजेक्ट किया है। फिर सोशो पोलिटिकल डिक्लाइन, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला वो फिर उसके लिए मैंने रिकॉर्ड करूंगा उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, जूम के ऊपर। जूम की जो रिकॉर्डिंग है ना वो छोटी, वो मिनटों से कि वो ऐसे होती है फौजिया कि वो 20 MB की जगह 16 MB की उसको रिड्यूस करें तो फाइल, क्योंकि ये जो फाइल मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ये बनती है 1 GB की, और 1 GB डाटा जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे जूम पे कर लिया करूँ। तो जूम में जो ऑडियो फाइल बनती है वो नहीं, ये बहुत ये अलीसा बहुत बड़ी एक बनती है फाइल, वो मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं रोकूँ तो फिर वो बंद हो जाती है। ये जो सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इस पे हम ऐसा नहीं कर सकते। रोक देंगे तो फिर वो चलते, यानी दोबारा ओपन होते ही तकरीबन वो कई 20 मिनट लगा देता है, तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए मैं आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो पहले मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, वो पहले ऑन होता है, मैं जस्ट उस पर बटन प्रेस करना होता है। सो ये एक मेरा मेथड है वो रिकॉर्डिंग का। तो ऑडियो जो रिकॉर्ड करते हैं तो ऑडियो भी तकरीबन बन जाती है इस तरह, कोई 100 MB की, तो वो भी सेंड नहीं होती। तो वो जो जूम है ना वो फाइल छोटी बनाता है, यानी उस पर फाइल जो है ऑडियो बड़ी छोटी सी बन जाती है, कोई उसमें बिल्ट इन फंक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे याद करवा दिया करें, मैं जूम पहले स्टार्ट करके ना जूम, तो आपको उधर से फिर शेयर करके भेजा करूंगा, यानी मैं जूम से पढ़ाया करूँ अपने लैपटॉप के जरिए। ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा लैपटॉप पे होती है इंशाल्लाह। अब ये पॉइंट्स कुछ लिख लें। हाँ जी, पहले तो आप ये नोट करें कि ओंटोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज ओंटोलॉजी? बिकॉज वी आर स्टडिंग philosopher, and philosophy is totally based on ontological level, epistemological level, metaphysical level, so that is totally based on these ideas. You know that we talk about the John Donne. We talk about John Donne, and John Donne talks about, you can say, about metaphysical poetry. So what is metaphysics in fact? हम कहते हैं कि मेटाफिजिकल आपको टीचर ज़्यादा से ज़्यादा यही बता देते हैं कि मेटाफिजिकल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो जिनको आप छू नहीं सकते, बियॉन्ड फिजिक होते हैं, उनको आप मेटाफिजिक। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? असल में वो बिलीव है,
वो जैसे वो डेथ के ऊपर लिखता है, लव के ऊपर लिखता है, आइडियाज के ऊपर लिखता है। तो जो आपके आइडियाज हैं वो आपकी मेटाफिजिक्स है, वो आपकी मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स उसके साथ एस आता है, वैसे वो सिंगुलर यूज हो सकता है, तो मेटाफिजिक्स लिखा होगा। मेटाफिजिक्स क्या होती है? योर बिलीव, योर आइडियाज, योर आइडिया रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, जिसको ये आइडियाज इनको हम कौन सा छू सकते हैं। सो मेटाफिजिक्स भी एक आइडियोलॉजिकल बेस पर होता है, ये भी एक आइडियोलॉजी होती है। तो एंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स है एंटोलॉजी। एंटोलॉजी एक मेटाफिजिक्स की ब्रांच है और इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी क्या है किसी चीज की का वजूद क्या है, उसकी स्टडी को हम एंटोलॉजी कहते हैं। कोई भी आइडिया है तो उसका वजूद क्या है, वो कहां से आया है, क्या है, किसी चीज की के वजूद के बारे में स्टडी करना, एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करना, उसको एंटोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स ऐसा आएगा, METAPHYSICS, मेटाफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अब मैं आपको पढ़ाता जाऊं एंटोलॉजी, मेटाफिजिक्स, बार बार एपिस्टेमोलॉजी, प्लेटो कहता है, अरिस्टोटल कहता है नॉलेज जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल होता है, मेटाफिजिकल होता है, एंटोलॉजिकल होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे जब तक मैं आपको की पॉइंट ना बताऊं। इसलिए मैं आपको वाजे कर रहा हूं। मेटाफिजिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड क्या क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड होता है एंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, और ये कनेक्टेड टू एपिस्टेमोलॉजी होता है, यानी एपिस्टेमोलॉजी भी इसके साथ कनेक्टेड होती है। पहले तो ये क्या एंटोलॉजी बेस होता है। मेटाफिजिक्स के अंदर क्या होती है? एंटोलॉजी भी होती है। एंटोलॉजी कोई चीज कहां से आई है, उसका वजूद कहां, क्या, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुई, क्या है इसका, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी हम स्टडी करते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। और कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी मीन पूरी कॉस्मोस जो है, ये यूनिवर्स जो है, इसका नॉलेज जो है वो भी मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। और एपिस्टेमोलॉजी भी इसके साथ कनेक्टेड है। मेटाफिजिक्स यानी मेटाफिजिक्स एक बहुत वसी वर्ड है, हमने उसको जैसे ये जॉन डन की मेटाफिजिकल पोएट्री तक रखा हुआ है। तो इट इज वेरी वास्ट, इट हैज मेनी वास्ट मीनिंग, वेरी वास्ट, यू कैन से मीनिंग बड़ा वास्ट है, इसमें बहुत सारे मीनिंग है, क्योंकि इट टचेज द एंटोलॉजी, इट्स कॉस्मोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। एंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? कॉस्मोस का मतलब पता है? ये पूरी जो कायनात है, इसके नॉलेज को हम कहते हैं कॉस्मोस। ये जो कायनात है अपनी, यूनिवर्स जो है, इसको कहते हैं कॉस्मोस। एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? अगर आपके पास पॉइंट कोई नोटबुक है तो साथ लिख लें, उसके बाद मैं ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आइडियलिज्म से। एपिस्टेमोलॉजी, branch of philosophy that studies, investigates origins, nature, method, यानी किस चीज को स्टडी करती है? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं, ये ब्रांच है एक फिलॉसफी की। इट स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेट्स, किस चीज को? ओरिजिन, किसी चीज की ओरिजिन कैसे हुई, वो कहां से डेवलप हुई, कहां से आई, उसकी नेचर क्या है, उसका मेथड क्या है, उसकी लिमिट क्या है, इंसान के नॉलेज की फिर लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज की लिमिट क्या है, वो कितना है, कैसा है, कैसे बेस पे आया है, किस बेस पे वो बना है, फॉर्म हुआ है किसी का। मिसाल मेरी एपिस्टेमोलॉजी और है, आपकी और है, क्योंकि हमें जिस जगह के सोर्सेज मिले हैं, जो हमने पढ़ा है। एक शिया जो है उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज और है, एक सुन्नी का और है, एक वहाबी का और है, जैसे हमारे सेक्ट्स हैं। जैसे प्योरिटन है, उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज कुछ और होगा, जैसे जैसे सोर्सेज से उसने बुक से उसने इकट्ठा किया है, वो उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज है उसका। होप यू गॉट द पॉइंट। एंटोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, ये तीन पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आप असाइनमेंट को ओपन कर लें, उसके बाद हम मजीद डिस्कस करते हैं। आइडियलिज्म, व्हाट इज आइडियलिज्म? अलीसा, व्हाट इज आइडियलिज्म? फौजिया, व्हाट इज आइडियलिज्म? साइमा, व्हाट इज आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू यू? आप अपने वर्ड में जो आप समझते हैं आइडियलिज्म को डिफाइन करें कि व्हाट इज आइडियलिज्म। क्योंकि ये बहुत बड़ी फिलॉसफी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितने भी बड़े बड़े फिलॉसफर हैं, अगर उनको डिस्कस पढ़ते जाएं तो उनके वो दो फिलॉसफी के दरमियान खड़े हो जाते हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म, इनमें से एक होगी।
अच्छा, जहन में हाँ जी, साइमा आप। ठीक है, आपने यानी अपना बता दिया। हाँ जी, आप फौजिया, व्हाट इज आइडियलिज्म अकॉर्डिंग टू यू? यानी बफल्ड और कंफ्यूज्ड आइडियाज हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं इसको अभी इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। अच्छा, वो कहता है अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट फिलोसफर और आइडियलिस्ट फिलोसफर लाइक प्लेटो सेज वट एवर यू सी इट इज नॉट रियलिटी, मीन टू से यू सी टेबल इट इज नॉट रियल वन। असल चीज ये है कि आपका जो आपके माइंड में जो चीज है, जो आप इमेजिन करते हो या जो फील करते हो, असल में आपके जो माइंड की आइडियाज की दुनिया वो रियल है। ये जो आपके सामने नजर चीजें आ रही हैं ये टोटली बेस्ड ऑन योर माइंड है, यानी ये तुम्हारे माइंड के ताबे हैं। जो तुम्हारा माइंड है वो इन चीजों को कंट्रोल करता है। बात समझ आ गई कि असल दुनिया जो है वो आइडियाज की दुनिया है, चूंकि वो सुपीरियर है। ये जो सारी चीजें ये इन्फीरियर है जो आपको नजर आ रही हैं। अब इसके रिवर्स फिलॉसफी क्या आएगी? रियलिज्म की। नो, अब बहुत सारी चीजें कहता है कि वो जो जिन चीजों को माइंड परसीव नहीं करता या जो माइंड के ताबे नहीं है वो रियलिटी नहीं है उसके नजदीक। आपको बात समझ आई? अब उसको कैसे रिजेक्ट, किस बेस पे रिजेक्ट करेगा उसका स्टूडेंट एरिस्टोटल कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। कोई कहता है कोई पौधा है, वो किसी जंगल में अगर वो ग्रो होता है या गिर पड़ता है कोई पेड़, अब वो मेरा माइंड जो है उसको परसीव नहीं कर सका या वहां तक इमेजिन नहीं कर सका या वो जंगल तक मेरी रसाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पे पेड़ नहीं गिरा। कैसे? देखें उसने कैसा पॉइंट दिया उसी की फिलॉसफी से। उसने कहा कि माइंड जिस चीज को परसीव कर रहा है, जैसे वो उसको कंसीडर कर रहा है, जैसे थिंक कर रहा है, जैसे सोच रहा है, वो चीज माइंड की दुनिया, आइडियाज की दुनिया रियलिटी है। तो आपके सामने, हाँ जी, ये अब हमें पता नहीं, असल सिनेरियो का हमें पता नहीं है। एनी हो, हम आपकी बात जो है वो कंसीडर कर लेते हैं टू सम एक्सटेंट। वी डोंट नो द रियलिटी बिकॉज वी आर नॉट परसीविंग। हम भी यहां पे परसीव नहीं कर रहे। असल में आप ये चाहती हैं कि एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन जरूरी है। अगर वो माइंड में लेके फिरता रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ही नीड्स टू एक्सप्रेस, यानी इसका मतलब ये तो जवाब उसको आंसर दिया था उसके स्टूडेंट ने। उसने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका माइंड जो है वो परसीव नहीं कर सकता, लेकिन रियलिज्म फिर भी रियलिज्म रहती है, रियलिटी फिर भी रियलिटी रहती है। अब यहाँ पे मिसाल के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बहुत सारी बातें जो है आपके घर के सामने हो रही हैं, घर के बाहर हो रही हैं, घर के अंदर हो रही हैं। मेरा माइंड उनको इमेजिन क्या सोच भी नहीं रहा मैं, क्योंकि अपनी दुनिया में गुम हूं, सामने जो मुझे चीजें नजर आ रही। उसने कहा था कि जो सेंसेस के जरिए आप परसीव कर सकते हैं, यानी सामने सेंसेस क्या, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सारी जो है 5 सेंसेस, इसके जरिए कहता है जो परसीव कर रहे हैं आप, तो वो रियलिटी है। ऐसे पकड़ पकड़ के चीजों को एरिस्टोटल दिखाता था कि इट इज अ रियलिटी। अब देखिए इतना आसान नहीं है ये फलसफा कि एक मिनट में किसी के आगे जाके गिर जाए। इसको हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। अब देखें ऊपर ये असाइनमेंट के बाद आपके बड़े आइडियाज क्लियर हों। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक फिलॉसफी इन वेस्टर्न कल्चर विच बिलीव दैट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी।
यानी आइडियलिज्म क्या कहती है कि आइडिया ही सिर्फ रियलिटी है, अगर आपका माइंड चीजों को परसीव नहीं कर रहा तो वो रियलिटी नहीं है। आइडियाज की दुनिया रियलिटी है, और जिस तरह की वो लॉजिक देता है हम आइडियलिस्ट भी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो यूटोपियन आइडियलिज्म की दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं ना ये द मैन ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म का आदमी है, आइडियलिस्टिक सोच है इसकी। अब इस तरह की आइडियल वर्ड कहां से लाएं यार, जहां पे सिर्फ सारे प्यार करने वाले हो, नफरत ना हो। ये दुनिया है, दुनिया चूंकि ब्लेंड है किसका, गुड और बैड का, तो हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ता है। ये एक रियलिस्टिक फिलॉसफी है, ये एक रियलिज्म का टच है इसके अंदर। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, इंडोर्स कर लेते हो कि मैं इस दुनिया में रहता हूं, इसके अंदर गुड बैड दोनों है, ब्लेंड है इसका, और मैंने इसको मेंटेन करना है, ठीक है। एक बीवी है तो वो अपने शोहर को ये जरूर समझे कि ये दुनिया जो है इसके अंदर गुड बैड मौजूद है, तो इसको मॉडरेट करके मैंने लाइफ को मेंटेन करना है। अगर वो एक आइडियल लाइफ में चली जाएगी, शी स्टार्टेड लिविंग इन आइडियल वर्ल्ड, फलां के पास 10 कारें हैं, मेरे पास एक, फलां के हस्बैंड ने तो उसे ये लेकर दिया, मेरे हस्बैंड ने ये लेकर, देन वी विल लॉस एवरीथिंग। हम चूंकि इस दुनिया में जिसको हम खुश देखते हैं बेसिकली वो भी खुश नहीं होता। दिस वर्ड इज अ कॉस्मेटिक वर्ड माय डियर। ये कॉस्मेटिक एक वर्ड है, उसमें हमने मुंह चेहरे के ऊपर पेंट किया हुआ, असल फेस तो हम दिखाते नहीं। Philosophy is the Western culture which believes that the ideas are the only true reality. आगे जी, the philosophy begins with the Plato's 428 और 347 BC, बिफोर कॉमन एरा ये स्टार्ट हुई है, और प्लेटो इसको लाया है। प्लेटो ने ये फिलॉसफी कहां से ली थी? अपने मास्टर, अपने उस्ताद सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस उसका उस्ताद था, और सोक्रेटिस क्या करता था कि डोर टू डोर जाता था, लोगों को टीच करता था। और उससे पहले जो फिलासफर मौजूद थे वो थे सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या करते थे? वो लोगों को कहते थे कि पर्सुएसिव स्किल के साथ और रेट्रिक के साथ लोगों को कायल करो, एज लॉन्ग एज आप कायल कर रहे हो आप ट्रू हो। यानी ट्रूथनेस का वहां पे क्या था? ट्रूथ, एक ट्रू पर्सन वो है जो एज लॉन्ग एज किसी को कायल कर सकता है। जब जहां पे आप फेलियर हो जाते हैं आप वहां पे झूठे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप पर्सुएसिव लैंग्वेज है आपके पास, आप गाइड कर सकते हैं, आप रेट्रिक जानते हैं, आपके पास स्किल है, तो आप ट्रू हैं। और वो उस वक्त के जो एंशियंट किंग्स थे वो उनको टूल, सोफिस्ट को टूल यूज करते थे। विजडम, द मैन ऑफ विजडम्स, यानी द पीपल दे आर फुल ऑफ विजडम, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, यूज्ड एज अ टूल। उनको सोफिस्ट को वो यूज करते, वो लोगों की आइडियोलॉजी बनाते, उनको कायल करते, फलां किंग बहुत अच्छा, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। देखें आपको मिठाई देता है, ये आपको मिठाई खिलाता है, ये मिठाई का जो दुकानदार है, ये हलवाई जो है ना, ये बहुत अच्छा, ये तो आपको मिठाई खिलाता है। अब यहाँ पे डॉक्टर है, ये आपको क्या देता है? ये तो आपको बल्कि पैसे ले लेता है। ये टीचर जो है ये क्या करता है? इसके मुकाबले में जो फार्मर है ना वो बहुत अच्छा है, वो आपको गल्ला देता है, वो आपको खाना मुहैया करता है, वो पता है आपको आपके लिए गंदम लेके आता है। ये टीचर जो है इसका कोई फायदा नहीं है। फार्मर बहुत अच्छा है, मैं आपको ऐसे कायल कर लूं जी, मैं ट्रू हूं। तो उन्होंने ये बिलीव बनाया हुआ था। फिर उसके बाद आया था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने कहा नो, इंसान को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ओनली थिंग आई नो नथिंग, एंड डाउट इज द ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। उसने कहा कि डाउट जो है वो ऑरिजिन है नॉलेज का। और नॉलेज की इब्तिदा होती है जब किसी चीज को आप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर डाउट करते हैं, उससे नई चीज निकल आती है। बहुत सारी इस फिलॉसफी को लोगों ने यूज किया और बड़ी चीजें निकाली। बहुत सारे, जैसे मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, जैसे शिनोवा एचबी ने कहा था कि ओकोंको के विलेज के अंदर उन्होंने, अंग्रेजों ने जब डिमांड की कि हमें जगह दे दो, उन्होंने वो बदरूहों वाली, ईवल स्पिरिट वाली जगह भी उन्होंने वहां पे गिरजा बना दिया, और उनको कुछ नहीं हुआ, और वहां की बस्ती सारी क्रिश्चियन हो। देखो ना, इस तरह डाउट इज द ऑरिजिन ऑफ नॉलेज। दिस फिलॉसफी बिगिंस विद द प्लेटोस 428 347 BC, ये आगाज हुआ इसका। उसके बाद इट इज अ फिलोसॉफिकल बिलीफ क्लेमिंग दैट मैट्रिकल थिंग्स, दैट मटेरियल थिंग डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट ओनली एज अ कंस्ट्रक्शंस इन द माइंड। वो कहते हैं ये जो सामने नजर आ रही हैं चीजें, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड है। तो असल माइंड की दुनिया हुई, आइडियाज की दुनिया हुई, यानी ये इमेजिनरी जो चीजें हैं, दे आर कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड। आपके पास जो भी चीजें आती हैं पहले आप कंस्ट्रक्ट करते हो माइंड में, फिर उसे उतार देते हो पेपर पे। तो
It is a philosophical belief claiming that material things are imaginary, that material things do not exist independently. इनका कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है। ये जो बल्ब आपको नजर आ रहा है, ये लाइट नजर आ रही है, ये जो मेरी पिक्चर सामने बनी हुई है, जो मेरी यहाँ पे अलमीरा है, या मेरे बैक पे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, या ये सारी चीजें ये पहले तो इमेजिनरी थी ना, किसी के माइंड में आई और उसके बाद वो मटेरियल बन गई। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ये स्टैंड नहीं कर सकती। ये कहां से आई है? ये किसी की माइंड की क्रिएशन है। अब बात आपको समझ आ गई कि वो भी लॉजिक के साथ आपको आइडियलिज्म का फलसफा साबित करता है। बट ओनली एज अ कंस्ट्रक्शन इन द माइंड, दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड एंड इट्स अ रियलिटी। ये वो ठीक भी कह रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जब कोई एक नया फिलासफर आता है तो वो फिर उसको क्या करता है, वो उसको फिर ब्रेक कर देता है, वो उसे नई चीज, उसे डीकंस्ट्रक्ट करके उसे नई चीज निकाल देता है। उसने उसी को डीकंस्ट्रक्ट किया ना, उसने कहा इमिटेशन मेरे इमिटेशन नहीं है। आप देख लें, अब रियलिस्ट जो रियलिज्म का फलसफा है एरिस्टोटल का, वो उसी की थ्योरी, उसी के बनाए हुए पॉइंट वर्ड को, इमिटेशन को उसने क्रिएटिविटी बना दिया। नेचर एंड असम्पशन, अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, सोल, स्पिरिट, यानी अ सिस्टम ऑफ थॉट्स दैट एम्फसाइज। क्या है इसकी नेचर आइडियलिज्म के फलसफे की? कि इसके अंदर माइंड होता है, इसके अंदर सोल होती है और इसके अंदर स्पिरिट होती है। ये तीन चीजें आपको किस फलसफे में मिलेंगी? आइडियलिज्म की। स्ट्रेसेस माइंड ओवर द मैटर्स, और ये इंपॉर्टेंस किसको देता है? माइंड को इंपॉर्टेंस देता है ओवर मैटर, यानी जो आपको सामने शक्ल नजर आ रही है ये रियलिटी नहीं है। असल रियलिटी आइडियाज, आइडियलिज्म जो आपने अपने माइंड में। और फिर आइडियलिस्ट क्या कहते हैं कि जिंदगी अगर गुजारनी है तो आइडियलिस्ट बन के गुजारो। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बच्चे होने चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास स्कूल होने चाहिए, और मैं इस तरह लाइफ गुजारूं। ये है आइडियलिस्ट दुनिया। कहता है आइडियलिस्ट जो बंदा होता है, आइडियलिज्म की दुनिया में जो रहता है, वो पहले सोचता है फिर बात करता है। और जो आइडियलिज्म को फॉलो नहीं करता, प्लेटो के नजदीक वो थॉटलेस है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। वो कहता है कि जो आइडियलिस्ट इंसान होता है वो पहले प्री डिटर्मिन्ड उसके आइडियाज होते हैं, वो सोच के बात करता है। और जो बंदा आइडियलिस्ट नहीं होता, आइडियलिज्म की दुनिया में नहीं रहता, उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, वो बगैर थॉटलेस फिर रहा है। ये उसने इस तरह। अब हम जब रियलिज्म पढ़ेंगे अरिस्टोटल को इसके बाद, तो वो देखना फिर इसको कैसे रिजेक्ट करता है। स्ट्रेसेस माइंड ओवर द मैटर, नथिंग इज रियल एक्सेप्ट फॉर एन आइडिया इन द माइंड। आइडियाज के अलावा कोई चीज रियल नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। All knowledge include a mental grasp of ideas and concept. Values are rooted in reality. आगे जी इसके प्रोपोनेंट लिखें। प्रोपोनेंट का मतलब लिखें फॉलोअर, जिन्होंने एंडोर्स किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, जो इसको फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स आर द पर्सन हु आर फेवरिंग द आर्गुमेंट। ये सारे फेवर करने वाले, ये जितने मैं पढ़ूंगा यहाँ पे फिलासफर के नाम लूंगा, वो सारे फिलासफर जो हैं वो प्रोपोनेंट हैं किसके? प्लेटो के। लीडिंग प्रोपोनेंट्स, पीपल शुड कंसर्न देमसेल्व्स इन सर्चिंग फॉर ट्रूथ। ग्रीक फिलासफर कंसीडर्ड फादर ऑफ आइडियलिज्म, प्लेटोनिक आइडियलिज्म। इसको कहते हैं प्लेटोनिक आइडियलिज्म भी कहते हैं, इसे ग्रीक फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहते हैं, ग्रीक फिलासफर भी कहते हैं। नाम है प्लेटो और जाना जाता है प्लेटोनिक, प्लेटो। ठीक है, तो कई तो लोग यहाँ पे प्लूटो भी कह रहे होते हैं। मैंने एक दो लेक्चर किसी के सुने प्लूटो कह रहे थे, इसका नाम प्लूटो रखा हुआ। तो प्लेटो इसका नाम है। ही डिड कहते ये बड़ा जिगेंटिक और बड़ा एक पहलवान रेसलर टाइप बंदा था। प्लेटोनिक आइडियलिज्म, ही डिड नॉट थिंक दैट मैन क्रिएटेड नॉलेज, रादर मैन डिस्कवर्ड नॉलेज। वो कहता है कि इंसान ने नॉलेज क्रिएट नहीं किया। ही डिड नॉट थिंक कि मैन ने नॉलेज क्रिएट किया है। वो क्या कहता है कि मैन डिस्कवर्ड। इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ आइडियलिज्म, डायलेक्टिक्स, क्रिटिकल डिस्कशन। अच्छा, एक इसका मानना यह है, आज मैं आपको एक और तजुर्बा करूं। प्लेटो कहता है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज जो आपने देखी ना हो, उसका इमेज नहीं आप बना सकते अपने माइंड में। ऐसा कि आप आंखें बंद करें, आप अपनी आंखों के सामने कोई इमेज ऐसा लाएं जो आपने पहले देखा ना हो। चलें आज तजर्बा करते हैं साइमा पे, अलीसा पे और फौजिया पे।
प्लेटो कहता है कि प्लेटो का मानना है कि वो इंसान के माइंड में वही चीज आती है जो उसने देखी होती है, यानी वो इसी की इमेज बनाता है, उसको इमेजिनेशन में लाता है जो उसने देखा होता है। तो आप जरा सोचेंगे क्या क्या चीजें आप अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं। चलें आप आंखें बंद करके कोई इमेजिन करें, फौजिया आप भी करें, क्या आती है इमेज, कोई इमेज लाएं कोई ऐसी जो आपने देखी ना हो। अब देखिए जो भी इमेज बनेगी ना, मैं असल में मैंने एक दिन मैं इस पर बड़ा सोचता रहा, मैंने बिलीव नहीं बड़ा सोचता रहा, मैं ऐसे सोचा, मैंने कहा कि मेरे सामने ऐसे आ रहा है कि जिसके 4 मुंह हैं और उससे बहुत बड़ा कोई एक असदहा है, और फिर मैंने सोचा ये इसी तरह की चीजें मैंने मूवी में देखी तो हैं या सुनी भी हैं। फिर मैंने सोचा एक बहुत बड़ा एक इस तरह कोई जिन टाइप कोई क्रिएचर है वो आ गई, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैंने कहानियों में भी पढ़ी है और मैंने ये सोची भी है, ये मैंने देखी भी है मूवीज में। यानी आप जो भी इमेज बनाएंगे, फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा इंसान इमेजिन करता हूं जो मैंने देखा, जो मैंने नहीं देखा। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सोचा, मैंने कहा उसके भी 2 आंखें हैं, एक नाक है, वैसे उसकी दाढ़ी है, वैसे मैंने देखा। तो फिर मैंने एक दिन ख्वाब में एक ऐसा शख्स देखा जो मैंने अभी तक नहीं देखा, यानी मुझे ख्वाब आया, उस ड्रीम में मैंने एक शख्स देखा कि जो मैंने आज तक नहीं पहले देखा। तो फिर ओवरऑल जब मैंने उसके ऊपर सोचा, मैंने कहा है तो वो ह्यूमन जैसा है जो मैं सारा दिन इंसान देखता रहता हूं। देख लें कैसा कैसा फिलासफर कैसे कंफ्यूज कर देते। इंपॉर्टेंस और द यूज ऑफ द डायलेक्टिक्स क्रिटिकल डिस्कशंस। उसके बाद जी 2 वर्ड्स ऑफ आइडिया। इंसान के सामने कहता है जी एक वर्ड ऑफ आइडिया होती है और एक वर्ड ऑफ मैटर है। मैटर नहीं फॉर्म, ये चीजें शक्लें जो नजर आ रही हैं आपको, एक आइडियाज। उसमें कहता है कि आइडियाज की दुनिया, यहां तक तो मुझे उसकी बातें अपील कर रही हैं। तो कुछ वो जब वो एक थ्योरी होती है तो उसमें से फिर जो एक क्रिटिक होता है ना, वो उसमें से वीक पॉइंट पकड़ के फिर उसको क्रिटिसाइज करता है, फिर उसको तोड़ता है, डिकंस्ट्रक्ट करता है। लीडिंग प्रोपोनेंट इसके कौन है? वी मस्ट फर्स्ट बिलीव इन ऑर्डर दैट वी मे नो, यानी हमें एक ऑर्डर में चलना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो पहले तो हमें उसको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो एक आइडियलिस्ट होता है इंसान, वो क्या करता है कि पहले ये करता है कि ये मुझे चीज आती है, फिर उसके बाद बोलता है। मिसाल के तौर पर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे जानना चाहिए, मुझे ऐसे कंफ्यूज्ड माइंड के साथ सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। अगर मैं कंफ्यूज हूं, जैसे उसने कहा था विलियम ब्लेक ने कि वेब क्वेश्चन अगर आता अगर अनक्लियर क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब भी उसका अनक्लियर ही मिलेगा। अगर क्लियर क्वेश्चन पूछोगे तो अगले को पता चल जाता है कि इसे कुछ पता है, फिर वो उसे जवाब भी वैसा देता है। तो पहले तो आप अपने कहता है जी नो के जान के कुछ फिर जानने की कोशिश करो। वी मस्ट फर्स्ट बिलीव इन ऑर्डर दैट वी मे नो। आगे जी क्रिश्चियन फिलासफर है, ये भी क्रिश्चियन मिथोलॉजी को, क्रिश्चियन रिलीजन को इसने बड़ा मुतासर किया आइडियलिज्म में। ये जी न्यू प्लेटोनिज्म, रिलीजियस आइडियलिज्म। Senses were unreliable and that belief in God rest ultimates on faith। हमने पढ़ा था, हमने रसल को पढ़ा, बर्टन रसल को। वो कहता है कि हीगल, उसने नाम लिए थे, उसने कहा हीगल हेगेलियन फिलॉसफी, उसने फिर कहा प्लेटो, उसने फिर 4-5 और फिलासफर जो है हमें बताए थे। उसने कहा दीज फिलासफर दे वांट द आर्बिट्ररी अथॉरिटी। वो कहते हैं कि एक वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो कहते हैं कि अनसीनली किसी चीज पे बिलीव ले आओ और उस पर ईमान ले आओ और उसके गॉड और एंजल्स जो हैं उसके ऊपर बिलीव करें और उसके बाद जो है इनको फॉलो करना शुरू कर दें, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई किंग हो, चाहे वो कोई गॉड हो, चाहे वो गॉडसेस हो, उनके ऊपर बिलीव करो, जन्नत दोज़ख पे बिलीव करना शुरू कर दें और उनके ऊपर बिलीव करने के बाद ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी पे बिलीव करें, बाइबल पे बिलीव करें और फिर उसके बाद जिंदगी गुजारें। क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन करोगे तो यू आर एग्नोस्टिक। ठीक है जी, ये फिलासफर जो है रिलीजियस, ये क्योंकि ये सारे किसके फॉलोअर हैं? प्लेटो के। लेकिन जो अरिस्टोटल है, जॉन लॉक जो है, ये सारे फिलासफर, और डिकार्ट जो है वो भी इनमें आता है। डिकार्ट जो है उसका भी फलसफा जो है इनके साथ है। देखिएगा, सेंसेस वर अनरिलायबल एंड दैट बिलीव इन गॉड रेस्ट अल्टीमेटली ऑन फेथ, यानी फेथ के ऊपर बिलीव होना चाहिए। ये आइडियलिज्म का फलसफा है। God already created knowledge and people can discover it through trying to find the God.
यानी गॉड ने सारी चीजें पहले क्रिएट की हुई हैं, हमारा काम यह है कि हमने उसको डिस्कवर करना है। टू वर्ड मैन, एक है मैटर, और ये सेंट अगस्टिन है, ये इसका बिलीव है और ये क्रिश्चियन था। सेंट अगस्टिन ये किससे मुतासर था? ये मुतासर था आइडियलिज्म के फलसफे से, प्लेटो के फलसफे से। उसके बाद लीडिंग प्रोपोनेंट कोगिटोस एर्गो समस, आई थिंक, ये किसने, ये फ्रेंच फिलोसोफर है, नाम है इसका डिकार्ट। 15 सन 96 में पैदा हुआ है और 16 सन 50 में इसकी डेथ हुई है। नाम है रीन, और इसके बाद डिकार्ट। डिकार्ट जो है फ्रेंच फिलोसोफर है, वो कहता है, उसने क्या किया, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये सीधा आइडियलिज्म की दुनिया में चला जाता है कि जो बात करनी है उसको पहले एक आइडियल उसकी चीज बनाए अपने माइंड, उसके बाद बात करें। आई थिंक एंड देयरफॉर आई एम आइडियलिज्म का फलसफा है। किसका फलसफा है? प्लेटो का, और उसको फॉलो कर, उसका फॉलोअर है, ये भी उसका प्रोपोनेंट है। कहता है कि फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट, फादर ऑफ द ड्यूलिज्म, नाम क्या? कार्टेशियंस फिलॉसफी। ही स्ट्रगल्ड विद द होल माइंड मैटर्स इंटरेक्टेड, माइंड और मैटर कैसे इंटरेक्टेड करते हैं, इंटरेक्ट, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये इसके बारे में फलसफा देता है। टू वर्ड एक्सटेंडेड सब्सटेंस मैटर्स एंड द थिंकिंग सब्सटेंस। थिंकिंग सब्सटेंस में क्या आएगा? आइडियाज, और जो एक्सटेंडेड मैटर सब्सटेंस है जिसको आप टच कर सकते हैं वो मैटर है। ठीक है, एक मैटर है, एक मादा है और एक आइडिया, दो चीजों के ऊपर इसने, और ये फलसफा भी कहां जाओगे, इसका फलसफा बेसिकली प्लेटो से जाके टच करता है। लीडिंग प्रोपोनेंट एक और है, नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है 1724 में पैदा हुआ है और 1804 में इसकी डेथ हुई है। जर्मन फिलोसोफर है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये कहता है देयर आर यूनिवर्सल मॉरल लॉज, मैन हैज अ फीलिंग्स ऑफ ऑब्लिगेशंस टू एक्ट इन ओबीडियंस टू दीज मॉरल लॉ। इंसान के एक मॉरल लॉज होते हैं और उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है। ठीक है, वो उसने ये भी कहा था, मैंने इसको पढ़ा, वो कहता है कि आप अगर आप मजहब का नॉलेज हासिल कर लें, साइकोलॉजी का, उसके बाद फिलॉसफी का, सोशियोलॉजी का, ये महज कहता नॉलेज है, लेकिन आपकी विलिंग जो है वो किसी ना किसी मॉरल लॉज के ऊपर ही होती है कि उनको मैंने इम्प्लीमेंट कहाँ करना। कहता है इम्प्लीमेंटेशन और चीज है, नॉलेज किसी चीज का और चीज है। इसने इन चीजों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन किया था। नाम है इमैनुअल कांट कि नॉलेज जितना मर्जी हासिल कर ले, विलिंग टू डू गुडनेस इज अनदर थिंग, कि आपकी नेकी करने की इंटेंशन कितनी है। तो इट इज पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू एक्ट प्योरली आउट ऑफ द डिजायर्स एंड इंटेंशंस टू डू गुड। वही बात आ गई, इंटेंशन टू डू गुड, दिस इज समथिंग एल्स, नॉलेज इज समथिंग एल्स, इंटेंशन टू डू गुड इज अनदर थिंग। टू फुलफिल द मॉरल लॉज, आप उन मॉरल लॉ को अपनी इंटेंशन के जरिए कहता है फुलफिल करते हो। तो इंटेंशन जो है वो कैसे, वो किसी ना किसी मॉरल लॉ के ऊपर, मेरे मॉरल लॉ और बने हुए हैं, आपके और बने हुए हैं, किसी और के, किसी एक बादशाह के और है, मेरे मॉरल लॉ और बने हुए हैं। बतौर टीचर आप स्टूडेंट हैं, आप जिस दुनिया में रहते हैं, जिस तरह के लोगों में रहते हैं, आपके मॉरल लॉ वैसे बन गए। एक बदमाश जो है, चोर जो है, रॉब जो है, प्लंडर रॉबर, उसके मॉरल लॉ वो अपने बने हुए, वो उसके मुताबिक ही डील करेगा उसको। द सेंस ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी सिंपली ट्रेनिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग वाज इनलाइटनमेंट। आप इनलाइटनमेंट कहता करें जी, लोगों को इनलाइटनमेंट नहीं, टीचिंग, ट्रेनिंग करें उनकी कहता। और टीचिंग अ चाइल्ड टू थिंक अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एज अपोज टू मेयर रैंडम। आप इन फिलोसफर को पढ़ें, आप बड़ा एंजॉय करेंगे, स्पेशली इमैनुअल का जर्मन फिलोसफर। लीडिंग प्रोपोनेंट एक और है, नाम है जॉर्ज हीगल, 1770-80-31, ये भी उसी का ही है फॉलोअर प्लेटो का। To be truly educated, an individual must pass through the various stage of the cultural evolutions of humankind. अगर आप truly educated बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, various stage of जो cultural evolutions हैं of humankind, इसको समझना चाहिए। हाँ जी, cultural evolutions जो हैं, अब यहाँ पे एक औरत जो है अमेरिका से आ जाए और उसने शॉर्ट ड्रेस पहना हो तो हमारे लोग तो उसे गालियाँ देंगे।
अगर मैं इन कल्चरल सारे जो कल्चरल फेसेस हैं इंसान की डेवलपमेंट है या उसके ड्रेस की डेवलपमेंट है, उसकी एजुकेशन की डेवलपमेंट है, या वो डिफरेंट कल्चर्स को मैंने देखा हुआ है, तो मेरे आइडियाज़ को छोड़ूंगे, मैं उनको एज बतौर उसको कहूँगा कि उसका कल्चर है, वो वैसा ड्रेस पहन के आ गई है, एक जो है उसने उसका और कल्चर है वो वैसा पहन के आ गई, तो फिर मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा। अदरवाइज कहता है इंसान जो है बड़ा फ़र्क है, ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं, ये होती हैं। Search for knowledge, absolute spirit. Spirit is a final stage of the synthesis. Synthesis होता है conclusion, result of ideas and nature. Approach reality is a contest of the opposite. Next आ जाएं. Discovers and develop each individual ability and full moral excellence in order to better serve society. Search for truth, self-realization and character formations. ये तीन चीजें जो है किसकी होती हैं? एक आइडियलिस्ट की। कि आइडियलिस्ट क्या करता है? वो सर्च फॉर ट्रूथ करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है और कैरेक्टर फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कैरिकुलम्स, फोकस ऑन रीडिंग्स एंड राइटिंग, ये आइडियलिज्म का फलसफा किस पे करता है? यानी हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजियस। और उसके बाद टीच स्टूडेंट टू थिंक, बिलीव दैट ओनली ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स शुड बी एजुकेटेड, वुमेन्स आर द मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल टीचर्स। उसके बाद जी मेथड है इसके। उसके बाद रोल ऑफ द टीचर, सर्व एज एग्जाम्पलरी मॉडल, इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली एक्सीलेंट, असिस्ट स्टूडेंट इन चूजिंग इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल, फोर्सेस स्टूडेंट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ थ्रू द क्वेश्चनिंग्स। अब क्या है जी, अगर कोई बंदा किसी चीज को लर्न करना चाहता है तो उसके बारे में पहले तो जाने, अपना एक आइडियल सेट करे, अपनी आइडियलिज्म की दुनिया बनाए, फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। ठीक है, जो कहता है कि आइडियलिस्ट नहीं होते वो बेबुनियाद लोग होते हैं, उनकी कोई थॉट ही नहीं है। एक आइडियलिस्ट की मिसाल ऐसे है कि आइडियलिस्ट जो है पहले जानता है चीजों को, उसके बाद क्वेश्चन करता है, यानी वो इज अ नोबल। एंड द पर्सन हु इज नॉट आइडियलिस्ट, ही डज नॉट नो एंड ही इज नॉट हैविंग नॉलेज, तो वो उसको नॉलेजेबल ही नहीं मानते आइडियलिस्ट। Forces student to think himself, ये फलसफा क्या करता है? Forces student to think himself through the questioning. When a pupil become a disciplinary problem, the idealist teacher tries to shows him the effect of his misconduct on the rest of the class. The teacher asks the wrongdoer what should happen if everyone behaves as does. He is setting a good example for the classmate to follow. George Kneller, ये उसने मिसाल दी है इसकी, एक आइडियलिस्ट की। उसका रोल ऑफ द स्टूडेंट, पैसिव रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग द लेक्चर्स ऑफ द टीचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय विल टू परफेक्शन। रोल ऑफ द स्कूल, प्रोवाइड एजुकेशनल एंड अप्रोप्रिएट मटेरियल टू शार्पन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड प्रेजेंट द विजडम ऑफ एज एंड प्रेजेंट द मॉडल ऑफ बिहेवियर दैट, यानी ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी? आइडियलिज्म के फर्स्ट में। टू हाई कॉग्निटिव लेवल ऑफ एजुकेशन दैट आइडियलिस्ट प्रमोट, the concern for safeguarding and promoting the cultural learning, the great concern of morality and character development, the view of the teacher as a revered person central to education process, and their stress on the importance of the self realization. अब देखिए ना, बहुत सारी चीजें जो है बदल गई हैं कि टीचर जो है वो आइडियलाइज होना चाहिए, उसको वो बोलता रहे, स्टूडेंट सुनते रहे। अब तो स्टूडेंट सेंटर हो गया सब कुछ, कि स्टूडेंट को भी आप इन्वॉल्व करें डिस्कशन में, उनसे रिफ्लेक्शन लें, उनके नॉलेज को चेक करें, उनकी असेसमेंट करें। तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉट ऑफ चेंजेस हैज अकर्ड, लॉट ऑफ चेंजेस स्पेशली इन टीचिंग एज वेल, दे यू कैन से द चेंजेस हैव अकर्ड। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, डेवलपमेंट इन साइंस एंड रिन्यूड वीगर्स ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिस्टिक फिलोसफी, contemporary emphasis and newness as opposed to the cultural heritage, idealism learned towards intellectual elitism, extreme cognitive and bookish approach। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर वीकनेस भी हैं इसके अंदर, और हम जब रियलिज्म का फलसफा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे इसके वीकनेस देखेंगे। आप ज़रा खोलिएगा किताब को, बुक ज़रा ओपन करें, काइंडली ओपन बुक। हाँ जी, बुक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन है, प्लेटोज व्यू ऑफ पोएट्री इज फ्रैंकली यूटिलिटेरियन। प्लेटो का जो व्यू है वो टोटली बेस्ड ऑन यूटिलिटी है कि वेदर पोएट्री गिव्स बेनिफिट और नॉट। प्लेटो किस बेस्ड पे उसको करता है रिजेक्ट? कि वो यूटिलिटी नहीं देती, फायदा नहीं देती। ये मैं ना उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो अभी समझा रहा हूं आपको। दूसरा, वो सोशो पॉलिटिकल डिक्लाइन इन द एज। इस पोएट्री को पढ़ के लोग वर्क के मतलब
ठीक है, लड़ाई के मतलब जैसे रोमन ग्रीक्स वार चल रही थी, लोग लड़ रहे थे आपस में, पर्शियन एम्पायर जो है वो भी हमले कर रही है, ठीक है, रोमन एम्पायर जो है वो रोमन ग्रीक्स आपस में लड़ रहे हैं, उनके ट्राइब्स आपस स्पार्टा और उसके बाद ट्रॉय कबीले जो हैं ट्राइब्स वो भी लड़ रहे थे। तो इस तरह जो है बहुत सारे ट्राइब्स आपस में लड़ रहे थे और ये पोइट्री उनको, और वो जैसे गा गा के पढ़ते थे। हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज में तराने लगाए जाते हैं, लोग और लड़ने के लिए, लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह सोशल पोलिटिकल डिक्लाइन भी आ रहा था इसकी वजह से, ठीक है। खास आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा था, गॉड गॉड्सेस की फाइट को प्रमोट किया जा रहा था, झूठी कहानियां वो प्रमोट की जा रही थी। प्लेटो अटैक ऑन द मॉरल ग्राउंड के सेक्स बेस्ड पोएट्री की जाती, सेक्सुअल न्यूड पिक्चर्स दिखाई जाती, गॉड गॉड्सेस को न्यूड फॉर्म में दिखाया जाता पोएट्री के अंदर, उनकी फाइट और उनकी झूठी कहानियां। जैसे बहुत सारे गॉड गॉड्सेस का कंसेप्ट है कि वो न्यूड रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, वो शराब पीते हैं। तो इस तरह की चीजें उनको बता के उनको मॉरली बेस पे भी, यानी उसने किस किस बेस पे उसने रिजेक्ट किया उसको, मॉरल ग्राउंड पे, इमोशनल ग्राउंड पे, कि लोगों के इमोशन को उभारती है, लोगों को डिविएट कर देती है, राइट ट्रैक से दूर कर देती है पोएट्री। तो एक तो मॉरल ग्राउंड हो गया जिसमें वो यानी सेक्सुअल पोएट्री की जाती, न्यूड पोएट्री की जाती और लोगों को अट्रैक्ट किया जाता, डिविएट किया जाता। इमोशनल ग्राउंड पे के इमोशंस, उनके अंदर पैशन इमोशंस जो है उभारी जाती, यंग माइंड जो है वो डिवर्ट हो रहे हैं, वो एजुकेशन एज अ फिलासफर बनने की बजाय यूटोपियन बन रहे हैं, ठीक है, वो एक खास दुनिया में रह रहे हैं। प्लेटोस अटैच ऑन इंटेलेक्चुअल ग्राउंड, फिर उसको कहता है कि इसके अंदर कोई इंटेलेक्ट नहीं है, झूठे हैं, फ्रेब है, धोखा है, कोई इसमें प्रैग्मेटिक आइडिया नहीं है, कोई इफेक्टिव आइडिया नहीं है, कोई यूजफुल आइडिया नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कहता है। फिर उसने कहा कि प्लीडिंग फॉर फिलासफी, फिलासफी को उसने जब प्रमोट करना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हाँ यार, मैं कहता हूँ कि सर राणा की अकेडमी बहुत अच्छी है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सर राणा की अकेडमी बहुत अच्छी है तो मेरे माइंड में कोई और भी होगा कि उसकी अकेडमी ठीक नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ कि फिलासफी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली मैं किसी को रिजेक्ट करूंगा उसके मुकाबले में, तो लोग कहेंगे कि भाई ये उससे बड़ी है फिलासफी है पोइट्री से। तो वो बेसिकली एक फिलासफर था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ही वाज बेसिकली फिलासफर एंड हिज एम वाज टू प्रमोट फिलासफी, और स्पेशली आइडियलिज्म का जो फलसफा है उसको वो प्रमोट करना चाहता है। तो ये सारी उसकी असाइनमेंट है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। अब हम इसको देखते हैं, ओपन करें, 21 पेज है। डिस्क्राइब प्लेटोस अटैक ऑन पोएट्री। प्लेटोस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्पेशली हिज व्यू ऑन द पोएट्री, इनॉर्गोरेट। इनॉर्गोरेट का मतलब होता है, इनॉर्गोरेट का मतलब होता है स्टार्ट करना। On poetry inaugurate a new phase in the critical development. He was a teacher and philosopher. वो philosopher भी है और teacher भी है। He has his own academy to which people used to, the student used to, people कौन होते हैं, student, who come from the distant part of the country, and his object was to make, उसका aim ये था कि वो क्या करे, young men fit to be the leaders and rulers and ideal state. In order to understand correctly Plato's theories, that the aim of the literary criticism was frankly utilitarian, educating the youth and forming them into the good citizen of his ideal state. From his practical point of view, he made a furious attack on poetry. अब देखें Aristotle, Plato और Socrates. They three are known as, they are just known as like a holy trinity. जैसे holy trinity के अंदर वो किसको कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे एक सन है, एक फादर है, एक होली स्पिरिट, इसको ट्रिनिटी कहते हैं, क्रिश्चियन ट्रिनिटी। तो इसी तरह ये थ्री फिलासफर जो हैं ये उनके लिए वेस्टर्न फिलासफी के लिए जस्ट ऐसे ही हैं, होली ट्रिनिटी। इन तीनों ने मिलकर उस वेस्टर्न फिलासफी की बुनियाद रखी है। सोक्रेटिस का ये मानना था कि एक बंदे को यही नहीं पता कि क्या व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। एक बंदे को ये नहीं पता गुड क्या है बैड क्या है, वो फैसला कैसे करेगा कि कौन सा मुझे किंग को सिलेक्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे जैसे लोगों में हमारे वोट होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सोक्रेटिस की कहना बिल्कुल फिट, बेस्ट फिट यहाँ पे होता है पाकिस्तान। अब एक बंदे को मुझे ये बताएं, ये नहीं पता कि एक कोई खालियां बना देता है या कोई नालियां बनवा देता है, उसको वोट देना चाहिए या उसको इस बेस पे देना चाहिए वोट पे उसका कैलिबर क्या है।
एक बंदा डाकू है, वो आपको क्या करता है, आपका घर बना देता है, तो आप उसे वोट दे देंगे? तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस अप्रोच है। तो कहता है कि एक बंदे को ये नहीं पता कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ एनालिसिस ही उसका नहीं है, या वो मजीद उसको बढ़ाता है, कहता है कि उसको जानना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, कि ये क्या फायदा है, ये गॉड्स जो हमने बनाए हुए हैं क्या ये मौजूद भी हैं या नहीं। एक बंदे को अवेयरनेस ही नहीं है, बस वो उसको सोफिस्ट जो है लोगों ने उनका बिलीव बनाया, वो उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो उसने सबसे पहले क्या सिखाई थी चीज, उसका फलसफा क्या था कि सेल्फ एनालिसिस करें भाई, ओनली थिंग आई नो नथिंग, डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। सेल्फ एनालिसिस करें भाई, जिनकी आप पूजा करते आ रहे हैं, ये गॉड से जो आपस में लड़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये वही चीजें खाते हैं जो आप खाते हैं, वो कैन दे बी गॉड। उसने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया सोक्रेटिस। उसने कहा कि फिर मुख्तलिफ क्वेश्चन किए गए, जैसे उसने कहा कि मिठाई वाला है, वो एक डॉक्टर को इस बेस पे रिजेक्ट कर दे कि भाई मैं मिठाई खिलाता हूँ, ये आपसे पैसा ले लेता है, आपका कुछ भी नहीं करता, फायदा तो असल मिठाई वाला दे रहा है क्योंकि वो आपको मीठा खिलाता है। देखें आपको कैसी कैसी मिठाइयाँ खिला रहा है। तो मिठाई वाला जो है वो एक डॉक्टर से, एक फिलासफर से, एक टीचर से, एक बड़े अजीम हस्ती से फिर बड़ा हुआ। पहले कहता है कि जाने खुशी क्या होती है, खुशी कहां से आती है। देखना ये होता है सोचने को मजबूर करना कि व्हाट इज गुड, और गुडनेस क्या है, उसका म्यार क्या है। क्रिटिसिज्म, उसके बाद सेकंड कहता है सेकंडली इन ऑर्डर टू करेक्टली अंडरस्टैंड प्लेटोज व्यू ऑन पोएट्री इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंटेम्पररी स्टेट ऑफ द अफेयर्स इन ईथन के अंदर जो अफेयर चल रहे थे पहले तो उनको हमें देखना चाहिए। ऐसे हम नहीं कह सकते उसने किसी ग्राउंड के ऊपर, एक तो मॉरल ग्राउंड है, एक इंटेलेक्चुअल ग्राउंड है और एक इमोशनल ग्राउंड है। इन तीन ग्राउंड पे आपने याद रखनी है बात, इन तीन ग्राउंड्स के ऊपर उसने उसको पोएट्री को रिजेक्ट किया था। इट वॉज द टाइम ऑफ द पोलिटिकल डिक्लाइंस एंड डेसोल्यूशंस। पहला तो पोलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था, रोमन ग्रीक्स जो इंपायर थी वो आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे ट्राइब्स के अंदर, और देयर वर लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। एजुकेशन वाज इन द पुअर स्टेट, द एपिक्स ऑफ द होमर वाज कंसीडर्ड, एपिक जो होमर की एपिक थी उसे बड़ी वैल्यू दी जाती थी, हालांकि वो सारा कुछ क्या था, फॉल्स आइडियाज थे सारे। The epic of the Homer was considered to be the school curriculums. They were venerated. Venerated का मतलब लिखें idolize करना, admire करना, respect देना, उसे बड़ी venerated by the Greek, like the Bible. Bible की तरह से समझा जाता है। But in the Homer there are many stories which represent the gods in unfavorable light. उसमें बहुत सारी स्टोरी ऐसी हैं कि गॉड्स को ऐसे दिखाया जाता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते गॉड ऐसे होते हैं। So they were allegorical interpretations of these stories were considered unconvincing and difficult to understand. अब देखें, आप मेरे सामने कोई बंदा स्टोरी सुना दे, कोई एक अनएजुकेटेड बंदे को आप जरा स्टोरी सुनाएं, जरा जोनाथन स्विफ्ट की ग्लेवर ट्रैवल सुना के उसके बाद जरा उससे पूछें कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको बता देगा कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। एक लेमैन को सुनाएं, वो आपको यही कहेगा यार बोनो की स्टोरी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, हाँ बच्चों को सुनाई जाए बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, बोनो की स्टोरी है बस। लेकिन अगर उसे एलिगोरिकल स्टोरी है, उसके सेकंड जो मीनिंग वो कैरी कर रही है वो कोई और, तो कहता है कि इतनी एम्बिगुअस बातें कर जाते हैं पोएट वाली तो बात है जो हमें पता ही नहीं चलता, आम बंदे को पता ही नहीं चलता क्या है, मीनिंगलेस है चीजें हैं, टाइम जाया करने वाली बात। कर्ज, heroism और magnificence and skill in the use of arms were in the virtue, यानी वो यूटिलिटेरियन नहीं है, पहली बार उसने ये की। कर्ज, heroism और magnificence and skill in the use of arms were the virtues prized highly by the। अब एक सोसाइटी के अंदर आप सिखाएं यही कि भाई लड़ना और मारना कैसे है, जैसे हमारी मूवीज देख लें जरा, हाँ जिशान ने बहुत बड़ा छुरा पकड़ा हुआ है और वो लोगों को मारता फिर रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है मूवी देख के लोगों को कत्ल कर दिया उन्होंने। मेरे सामने ऐसे रिद्धि राजपूत एक मूवी देख ली, एक हमारा रिलेटिव भी था, तो उसने मूवी देख के बंदा मार दिया। अब क्यों जी, उसने छुरा पकड़ा हुआ, वो जगह जगह जाता है, वो लोगों को मारता है और उसने भी कत्ल कर दिया, तो मैं कौन सा मारूंगा और मैं चला जाऊंगा, मुझे कौन सा पुलिस पकड़ेगी। तो ये क्या है, ये अगर आप दिखाएंगे बार बार लोगों को तो लोग क्या करेंगे, मतलब आप लें जरा उससे डिपिक्शन क्या मिल रही है बच्चों को। आप कोई मोरालिटी सिखाएं, आप कोई उनको दिखाएं कि एक अच्छा हीरो कैसा होता है, आप कोई इस्लामिक वैल्यूज सिखाएं,
What are you teaching in movies? Killing people, innocent people, making hue and cry, fighting, शराब नोशी, ये सिखा रहे हैं। तो कहता है ये चीजें सिखाई जा रही हैं उनको, जी हेरोइन, हीरोइज्म और मैग्निफिशेंस और उस तरह की जो फॉल्स वैल्यू हैं, और उनको यही बताया जा रहा है कि असल वर्च्यूज जो है वो अच्छी फाइट करना ही है। जो अच्छी तलवारबाजी जानता है, स्वॉर्ड फाइटिंग जानता है, वही हीरो होता है। हाँ, आप जितने मर्जी बड़े फिलासफर बन गए, आप फिलासफर ही हैं, स्कूल मास्टर ही हैं, टीचर ही हैं, कुछ नहीं है। कहता है ये नहीं है, म्यार और बना लिए, म्यार गलत बनाए हुए। तो वो कहता है कि ये यूजलेस है, कि पोएट जो है इस तरह गा गा के लोगों को बताते रहते हैं ऊट पटांग चीजें, और वो हमारे बच्चों की यंग माइंड में को खराब कर रहे हैं, प्लूट कर रहे हैं। द वंडरफुल फ्लावरिंग टाइम्स ऑफ द ग्रीक आर्ट एंड द लिटरेचर वॉज ओवर। एंड अब वो पहले जो लोग अच्छी पोइट्री कर रहे थे और उधर भी डिक्लाइन आया हुआ, पोइट्री में अब सेक्स आ गया था, पोइट्री के सेक्सुअल चीजें डाल दी, न्यूड चीजें डाल दी और पैशन फीलिंग्स डाल दी, लोगों को भाड़ा जा रहा है गलत काम की तरफ, शराबों की बातें, कॉड गॉड्स, वाइन की बातें, फ्लावरी टेल्स, और वो लोगों को क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं। एंड द क्रिएटिव इम्पल्स एंड प्रैक्टिकली डाई, और प्रैक्टिकल जो क्रिएटिव चीजें थी वो अब गुम हो चुकी। अब देखें हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, आप देख लें कैसा सवाल आया कि यहाँ पे बड़ी क्रिएटिव मूवी बना करती थी, लोग अच्छी मूवीज देखते। अब जरा मैं उससे भी आपको जरा ले जाता हूँ इंडियन मूवीज की तरफ। अब इंडियन मूवीज कभी बड़ी अच्छी बनती थी, लोग देखते थे, बड़ी स्टोरीज होती थी। अब इसमें ये बाद में आए हैं, इन्होंने बड़ी इस तरह की मूवीज बनाई कि वो लोग फिर उकता गए, फिर वो किस लोग जो हैं वो बदल के, म्यार बदल के, लोगों ने पंजाबी मूवीज बड़ी रियलिटी दिखाने लगे। देखें आप, और क्रिएटिविटी दिखाने लगे, लोगों ने पंजाबी मूवीज देखना शुरू कर। तो जब ये चीजें निकल जाती हैं ना, तो फिर लोग भी उससे हट जाते हैं, वो इंडस्ट्री फिर जवाल का शिकार हो जाती है, फिर उनके पास कोई स्टोरी नहीं रहती। फिर अब जरा इंडियन मूवीज आप देखें, जरा गौर से अब कोई मूवी उठा ले देखें, सारी मूवी जो है वो उसके उनके पास कोई स्टोरी नहीं है। इतनी स्टोरी उन्होंने बना ली है कि वो बेचारों के पास कोई स्टोरी नहीं है। अब ऊट पटांग मूवीज बन रही है। Literature at that time was largely immoral, corrupt and degenerated. Poetry was decadent. Decadent का मतलब लिखें immoral हो गई है, ठीक है, decay का शिकार। And so was the object of much hostile criticism. और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया था, सोर्स बन गया क्रिटिसिज्म का। अब लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको लाइक भी नहीं कर रहे थे उसको। असल में लिटरेचर जो होता है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है, जो लोग सोच रहे होते हैं उसी बेस पे तकरीबन लिखा जाता है। As a result, philosophers and orators were regarded as superior to poets and artists. तो रिजल्ट क्या, फिलासफर और ऑरेटर जो थे वो समझे जाते थे कि जो अच्छा ऑरेशन जानता है, ऑरेटर है, स्पीच अच्छी कर लेता है, फिलासफर अच्छा है, फिलासफी सोफिस्ट जो थे लोग, विजडम वाले, ये इन पोएट से ज्यादा आला जाने जाते थे। Confusions was prevailed in the spheres of the life, intellectual, moral, political and educational. There was a constant debate between the philosophers and the poet regarding their respective significance. Such were the circumstances of the day, and Plato tries to demonstrate the practical superiority of philosophy over poetry. अच्छा जी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं?
वो तो मैंने सोचा कि मैंने कहा शायद कोई भी नहीं है, तो फिर मैंने देखा। वालेकुम सलाम, आ जाओ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ तक इसको टीच कर दिया है। प्लेटो सर, ये 22 पेज पर आ जाए, सेकंड पैराग्राफ जो प्लेटो अटैक ऑन पोइट्री मस्ट बी जज विद रेफरेंस टू इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। गलती करे ना, तो मैं कोई, मुझे तो कॉल नहीं आई। पता नहीं, फिर वो शायद साइलेंट है, मुझे पता नहीं चला। नहीं हो, मैं पढ़ा देता हूँ, तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, देखें ज़रा। Plato's attack on poetry must be judged with reference to the political and social context। हो गई जी, बुक से पढ़ रहा हूँ। असाइनमेंट तो मैंने पढ़ा दी है, असाइनमेंट तो आपने पढ़ नहीं ली। बुक से पढ़ रहा हूँ। 22 पेज पे आ जाए। 22 पेज में सेकंड पैराग्राफ जो है उसको मैं रीड कर रहा हूँ कि प्लेटो अटैक्स ऑन, जी आए, प्लेटो अटैक ऑन पोइट्री मस्ट बी जज। ये 22 पेज का सेकंड पैराग्राफ है, उसको देखिएगा। Plato's attack on poetry must be judged with reference to its political, social context and all the efforts were devoted to avoid the हाँ जी, ये बुक से 22 पेज जो है उसमें देखिएगा। नहीं, मुझे कॉल नहीं आई, तो कोई नेटवर्क का मसला। मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो इतना मैंने पढ़ा दिया है। ये पेज जो है वो मैंने पढ़ दिया 22 पेज पे, और मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, इस लेक्चर। अच्छा, प्लेटो अटैक्स ऑन पोइट्री 22 पेज पे काइंडली देखें। 22 पेज पे दूसरा पैराग्राफ, प्लेटोस अटैक ऑन पोइट्री मस्ट बी जज्ड विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल। अगर आप कहते हैं कि उस अटैक जो उसने अटैक किए हैं या उसने जो क्रिटिसाइज किया पोइट्री पे, तो दैट इज ड्यू टू द सोशल्स एंड पॉलिटिकल ही इवैल्यूएटेड व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। उस वक्त क्या हो रहा था, लोगों के बच्चों को कैसे डिविएट किया जा रहा था, वो हमने पहले भी देखा। ऑन मॉरल ग्राउंड ही से, मॉरल ग्राउंड पे वो कहता है पोइट्री इज नॉट कंड्यूसिव टू द सोशल मोरालिटी। पोइट्री कोई सोशल मोरालिटी नहीं सिखाती होगा। एज अ पोएट पेंडर होता है सेटिस्फाई करना। पोएट क्या करते हैं, वो पेंडर करते हैं कि उसको पॉपुलर टेस्ट एंड द रेयर टेल्स ऑफ द मैन प्लेजेंट वॉइसेस, ठीक है जी, जो उनको अच्छा लगता है उसको वो एडवाइज कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। पब्लिक ओपिनियन जो है, अब पब्लिक उनको से डिमांड करेगी कोई फाल्स आइडिया दिखाएं, तो वो फाल्स दिखाना शुरू कर देंगे। दिस क्रिएट अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट। सेम इज द केस विद ड्रामा। और ड्रामा तो कहता है ज्यादा खतरनाक है, वो होता है झूठ है, विच डिपेंड इंटायरली ऑन द पॉपुलर पैटर्नेज होते हैं जो फाइनेंसर होते हैं उसके। पैटर्नेज आर द पीपल दे आर गोइंग टू फाइनेंस। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ड्रामा कंडक्ट करवाता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से जैसा मर्जी बनवा लूँ, ये तो मेरे ऊपर है ना। मैं जिस तरह का उसका फाइनेंसर हूँ, जैसा पैसा दूंगा वैसा बनवा लूँ आपसे। ये सारे एक्टर जो होते हैं ये तो कठपुतली होते हैं। अभी जो ये ड्रामा बना है, ये आपके सामने जो ड्रामा बना है, तुर्की का ड्रामा, ये तुर्की ने पैसा दिया है, तो वो ऐसा उन्होंने बना दिया। अब उनकी खुद जरा लाइफ उनकी चेक कर लें, वो सारे जो एक्टर एक्ट्रेस की उनकी पर्सनल लाइफ चेक कर लें जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जैसा फाइनेंस किया किसी ने, वो वैसा ड्रामा बन गया। पैसे दे के जो मर्जी बनवा लें। Poet tell lies about gods and great heroes are represented as corrupt, immoral and dishonest, indeed subject to all the follies and vices of the common beings. It has been done even by Homer. Thus they deprave होता corrupt करना, public taste and morality, and militate
against the reverence for the gods. He said that the work of poets like Homer must not be prescribed for the school study, because in this way children tend to imitate the doing of the gods and their heroes, and told to them by these poets and by their mothers. As regard, हाँ जी, 22 पेज पे, 22 पेज के ऊपर अगर आप देखें तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग ना डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। असल में कनेक्ट कॉल जो है वो कट जाती है 40 मिनट के पीरियड के बाद, जूम पे कॉल कट जाती है, उसके बाद अक्सर पता नहीं चलता। तो मेरा फ़ोन हाँ, तो इस पर देख लें, 22 पेज पे आप आ जाएं, वो देख लें लास्ट पैराग्राफ। वो कहता है कि पोएट जो हैं वो झूठ बोलते हैं और ये फाइनेंसर जो होते हैं उनकी डिमांड पे चीज़ें करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी ड्रामा देख लें, वो उससे फाइनेंसर जितना पैसा देते हैं वो ऐसा बना लेते हैं। तो मूवीज बड़ी बड़ी देख लें, वो पैसा देते हैं वो ऐसी मूवी बना देते हैं। मैं अपने ऊपर मूवी बनवा दूँ पैसा देके, तो इट मीन दैट दे आर जस्ट फाल्सिफाइंग आइडियाज and they are representing the religious values, goddesses very strange manner। वो कहता है कि अच्छी तरह उनका इमेजेस, जो असल इमेजेस होते हैं वो दिखा नहीं सकते, उनकी ट्रू जो रिफ्लेक्शन है वो पोएट्स जो हैं, जो मूवीज जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं वो सही तरह से उनको दिखा नहीं सकते, तो उनको बुरा पेश करते हैं जिससे लोगों के आइडियाज बदल रहे हैं। ये 23 पेज पे आ जाएं। Drama is even more harmful judgment and dramatic merit is left to the readers and the result is lawlessness। ठीक है जी। Poet and dramatist appeal to the baser instinct of the men, their love of the sensationals and the melodramatic, the vulgars and the morbid attitudes are thus fostered। fostered होता है बढ़ना, vulgar होता है बुरी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चूंकि ड्रामास के अंदर मेलोड्रामेटिक सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा पैशन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डाली होती हैं। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है पैशन फीलिंग एक्सट्रीम हद तक ले जाना, कि इंसान बार मूवी ऐसी मेलोड्रामेटिक बनाते हैं कि बंदा रोने लग जाता देख। तो वो टोटली हमारी इमोशन के साथ खेल रहा होता है राइटर, जिसने वो लिखी है, जो प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि सेंसेशनल और मेलोड्रामेटिक सिचुएशन से लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टोटली वो उस दुनिया में चले जाते हैं और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। सो नॉट प्रैग्मेटिक, नॉट प्रैक्टिकल, तो अच्छी नहीं है पोइट्री। ही आल्सो क्रिटिसाइज पोइट्री ऑन इमोशनल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड पे भी वो क्रिटिसाइज करता है। फॉर पोइट्री हैज अ सर्टेन इनहेरेंट वीकनेस, उसके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है। कौन कौन सी वो बताएगा। विच मेक इट अनसूटेबल फॉर फॉस्टरिंग, होता है बढ़ना, ग्रोथ पकड़ना किसी चीज का बनना। फॉर फॉस्टरिंग विजडम्स एंड मोरालिटी, और ये सूटेबल नहीं होता कि एक बच्चे के अंदर विजडम बढ़े और मोरालिटी बढ़े, जब आप उनको क्या इमोशनल ग्राउंड पे उनको आप करप्ट कर देंगे। दीज इनहेरेंट वीकनेस ऑफ पोइट्री एंड ड्रामाज आर। अब सबसे बड़ी एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे गए तो बांसुरी की आवाज़ जो है वो चल रही थी। आपने उस बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनी, कानों में उंगलियां दे दी। कि ये म्यूजिक जो है इंसान को जो असल मकसद है वहां से दूर करता है। तो ये जो रिदम है, ये जो तबला है, ये जो इसके ऊपर नाचते हैं लोग, पोइट्री करते हैं, और ये भी करते हैं रियल कॉज से दूर कर देती है। ये आइडियाज, ये क्या किसकी फिक्टिशियस वर्ल्ड में ले जाती है और इंसान वो झूठ की दुनिया में चला जाता है। कहता है ये मदर ऑफ लाइफ। He also criticized poetry on the emotional ground, for the poetry has certain inherent weakness which make it unsuitable for fostering wisdom और wisdom morality वहाँ पे नहीं बढ़ती जहाँ पे poetry होती है। These inherent weakness of poetry and dramas, ये दोनों ड्रामा और पोएट्री के अंदर मौजूद हैं। और आगे कहता है according to Plato the poet says that they are divinely inspired। It means that they do not compose poetry as craft, but they compose poetry by virtue of some impulse of the mysterious, non-rational supernatural sources outside their own personality. They speak unconsciously what the muse impels them to say. Like fountains, they allow to flow out freely what comes to it. Hence, their pronouncements are unreliable and uncertain. हम आजकल पढ़ रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा रहे हैं,
हमने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा कि म्यूज से मदद मांग रहा है मिल्टन कि मुझे हेमनली म्यूज जो है वो इंस्पायर करे। अब 9th बुक हमने जब पढ़ी तो उसके अंदर भी वो कहता है कोई सोए हुए मुझे म्यूज जो है वो मेरी हेल्प कर जाए तो मैं मजीद बता सकूं कि क्या हुआ था और किस तरह जो मदर ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसको कैसे सड्यूस किया गया था, मैं बता सकूं। मुझे कोई कहता है गाइड कर दे स्पिरिट, वो कहता है कि ये सारी हेवनली स्पिरिट जो हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट से मदद मांगते हैं और वो जैसे जैसे उनको गाइड करते जाते हैं वैसे वैसे पोएट्स जो हैं वो लिखते जाते हैं। तो ये भी कहता है झूठ पर मबनी होती हैं और ये 100 टाइम ट्रूथ नहीं होता। ये जिधर जिधर उनकी म्यूज जो है देवी गॉडेस जो है पोइट्री की उनको गाइड करती जाती है वैसे लिखते जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पर आ गए, इनको आपने देखना है। आगे जी, विद द fictitious characters of the poetry it enfeebles their characters and personality. Imitation soon becomes a second nature and the actor. और उसके बाद who implies it tend to behave like the object of the imitation. Thus one who imitates a female part learn to grow the effeminates. Imitations make them cowardly, knavish. Knavish होता है dishonest, बुरा, clownish, womanly like. कलोनिश का मतलब, कलोन का मतलब होता है अ पर्सन जस्ट लाइक अ जिस्टर। ये जो जिस्टर फिर रहे होते हैं, मैजिशियन फिर रहे होते हैं, इन तरह। इफ सच रोल्स आर इमिटेटेड फ्रीक्वेंटली, कहता है कि एक बंदा जो है वो फीमेल का रोल करता रहे तो वो उसके अंदर एफिमिनेट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ जाएंगी। मतलब एक बंदा मेल और फीमेल का रोल कर रहा है तो वो कहता है वुमन नहीं कंसीडर करेगा अपने आप, वो हमेशा वो मर्द नहीं रहेगा, फिर वो उसके अंदर वुमनली कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद उजागर हो जाएंगी। वो बस बिल्कुल वो इसी तरह वो कह रहा है कि एक रोल आप अगर दे दें तो इंसान जो है वो अपनी जेंडर ही चेंज हो जाए उसकी, वो अपने आप को फीमेल समझने लगे। ऐसे देते हैं ना, कभी मेल को फीमेल रोल दे दिया तो इस तरह। उस वक्त क्या होता था कि औरतों को इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता था ये एक्टिंग में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि उस दौर में एक पहली दफा सोफोक्ली ने जो एक प्ले लिखा था उसमें एक फीमेल जो कैस्टा कैरेक्टर लिया था। उससे पहले क्या करते थे कि मेल कैरेक्टर ही अपने मुंह के ऊपर चढ़ा के ना, यानी वो एक मेल ही फीमेल बन जाता। तो आप ये देखेंगे उसको बेसिकली बता रहा है कि उस वक्त क्या था कि मेल फीमेल का रोल भी अदा कर रहा है, तो अक्सर वो करता रहे तो वो अपने आप को फीमेल ही समझने लगे। तो Plato divides the soul into the three parts: rational, spiritual, and desirous and appetitive. He says that the poet, whether epic, tragic, or comic, abound in the vulgar. कहता है जो भी राइटर है, चाहे वो एपिक लिख रहा है, ट्रेजिक लिख रहा है, जो भी, वो सारे कहता है वल्गर होते हैं। The sensationals and the corrupt element. Reason is thus kept in the abeyance. और जो रीजन होती है वो सस्पेंड होती है, रीजन नहीं होती। एंड एबियंस का मतलब लिखें सस्पेंशन, खत्म होना। एंड फुल स्वे टू गिव टू द इमोशंस, और ये किसको, स्वे का मतलब होता है मूव करना, बढ़ना। इज गिवन टू इमोशन, इमोशन को बढ़ाया जाता है। People give way to the emotions disturbance and during the theatrical performance of which would be ashamed in a real life. Poetry thus has a डिप्लेटिंग का मतलब लिखें हाइड, खत्म करना, फिनिश करना, हाइड कर देना किसी को, इसको कहते हैं डेपिलेटिंग इफेक्ट। पोइट्री क्या करती है, खत्म कर देती है इस इफेक्ट को, कि इट हाइड कर देती है इस इफेक्ट को। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ बैलेंस, और बैलेंस खो जाता है। ही कंडेम्स, और वो कंडेम करता है पोइट्री इन हिज रिपब्लिक, अपनी रिपब्लिक बुक में कहता है फीड एंड वाटर्स द पैशंस इंस्टेड ऑफ ड्राइंग देम अप। अब ये कि पैशन को भारती है पोइट्री, एंड लेट देम रूल इंस्टेड ऑफ रूलिंग देम एंड एज दे ऑट टू बी रूल्ड, और उनको क्या गुलाम बना देती है लोगों को, विद अ व्यू ऑफ द हैप्पीनेस एंड वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड, और इंसान जो है हैप्पीनेस से दूर हो जाता है और वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड से भी। इन रिपब्लिक चैप्टर 10 में वो कहता है प्लेटो डिस्कस द इमोशंस ऑफ पिटी एंड ग्रीफ। ठीक है जी, दीज इमोशन शुड बी रिस्ट्रेन्ड, इसको कहता है कंट्रोल करना चाहिए। शुड बी रिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है कंट्रोल करना। बट इन ट्रेजेडी पीपल गिव एन अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन टू दीज इमोशन, दस दे प्ले अ वुमेन्स पार्ट। क्या करते हैं, दो पिटी एंड ग्रीव्स आर जेंटल ह्यूमन इमोशन, नॉट वायलेंट एंड एंटी सोशल लाइक सेक्स एंड रिवेंज,
Yet Plato is opposed not merely to the violent or antisocial emotion but to all the emotions such as pity and grief. वो कहता है जी पिटी और जो ग्रीफ है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे इंसान वीक होता है, ये वोमनली पार्ट है कि रोना और ये करना और ये भारतीय ये ट्रेजेडी इन चीज़ों को, तो कहता है ये वोमनली पार्ट है। कभी मर्द रोते हुए देखें, मर्द बहुत कम रोता है, वोमन औरतें रोती हैं ज़्यादा। तो अब ये औरतों वाले काम कहता है कि वो मर्दों को करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है कहता है। अब एक हाफ थोड़ा सा पेज रह गया, ये आपने खुद पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है और यही आपको इसका टेस्ट ले लूँ आपसे, इसका टेस्ट ले लूँगा और कुछ जो असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किए हैं उनका मैं टेस्ट ले लूँगा आपका। पहला आपका टेस्ट भी चेक कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं चेक कर लूँगा ना, उससे मैं चेक कर लूँगा अच्छी तरह से।